गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम UPPCS 2020 प्री में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन 2020 में आए थे और उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था इसमें कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे थे भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4 का। जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 में कौन से में भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में प्रावधान किया गया है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारी अनुसूची 11 है उसको भी पंचायती राज में शामिल किया जाता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भारत में विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। यानी समाज के देश के हर नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करती है पंचायती राज व्यवस्था। एक पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित क्वेश्चन आया था जो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। क्वेश्चन ये था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल कब जोड़ा गया। हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय केंद्र के बाद राज्य के बाद पंचायत यानी जिला स्तर पर तो केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो ये त्रिस्तरीय इसे लाया गया था 1992 में। कब लाया गया था 1992 में। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब लाया गया था। सन 1992 में। ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था जो 1992 में हुआ था। एक दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है। आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्य एवं उसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें अनुच्छेद 1 भारत इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत यूनियन ऑफ स्टेट। भारत इंडिया जो भारत है राज्यों का एक समूह ना होकर राज्यों का एक संघ होगा और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं। आर्टिकल 2 में दे रखा है नए राज्यों का गठन कैसे किया जाए। आर्टिकल 3 में क्या दे रखा है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाते हैं। लेकिन इसमें नए राज्यों का प्रवेश है वो है अनुच्छेद 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन से पदाधिकारियों को हटाने
में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, यानी संसद किन लोगों को हटा सकती है। तो इनमें संसद की किन को हटाने की भूमिका नहीं होती। नंबर 1, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। नंबर 3, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसको क्या संसद हटा सकती है। नंबर 3 था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनमें से किन किन को संसद हटा सकती है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों को संसद हटा सकती है। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। लेकिन जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनको संविधान में हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई, कि उनको कैसे हटा सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें केवल 3, कौन सा है, केवल 3 आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आया था कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। यानी जो पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं वो कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायतों के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत के चुनाव अब होने वाले हैं तो इनके चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और भी जितने भी भारत में चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के चुनाव कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन, भारतीय निर्वाचन आयोग। केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव करवाता है और इसका अन्य कोई काम नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो भाग 3 में दी गई है, इसके जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सतर्कता आयोग के बारे में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस अनुच्छेद में है। तो इसमें दे रखा था अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276। तो भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। इसका कोई भी वर्णन नहीं है, ना तो ये संवैधानिक निकाय है ना संवैधानिक है। ये सिर्फ विधि द्वारा बनाया गया है, ये सिर्फ विधि द्वारा बनाया गया है और इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। अब सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका टेन्योर देखते हैं हम। तो इसका टेन्योर है 4 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो वो। तो इसे डायरेक्ट हो गया था भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्था को बनाया गया था कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग लाया गया। और किस समिति के कहने पर यह आया था, संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर लाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर लाया गया है और ये सितंबर 2020 में सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा बनाया गया था। इसकी नियुक्ति, सीबीसी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, जिसमें
3 सदस्यों का एक पैनल होता है। कितने? 3 सदस्यों का पैनल होता है। और उसके जो वेतन भत्ते हैं वो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक पद है यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं की तरह इसके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। एक देखते हैं इसमें अनुच्छेद दिया था, अनुच्छेद 268 आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 268 में दे रखा है कि जो संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा रखे और नियोजित किए जाने वाले करों के बारे में दे रखा है। करों के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें केंद्र इनको कलेक्ट करता है, नहीं, केंद्र को लगाता है, यानी केंद्र के द्वारा ये लिए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा रखे जाते हैं और उनका नियोजन किया जाता है। इसमें करों का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के कर, केंद्र और राज्यों के करों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के करों के बंटवारे से संबंधित है। इसको केंद्र लागू करता है, राज्य अपने पास रखता है और इसका नियोजन करता है। तो ये आर्टिकल 268 है। वहीं एक आर्टिकल 280 दे रखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग के गठन की बात करता है। वित्त आयोग के बारे में बताता है कि वित्त आयोग के कार्य क्या है और वित्त आयोग, भारतीय संविधान में वित्त आयोग होगा वो आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 एक है आर्टिकल 276। आर्टिकल 276 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 276 में दे रखा है कि वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजन पर कर, यानी जो हम भी व्यापार करेंगे और आजीविका कमाएंगे और जो भी वृत्तियां होंगी और उनके नियोजन पर जो कर लगेगा वो आर्टिकल 276 के तहत लगता है। आर्टिकल 276 है कर, वृत्तियां, व्यापार, नियोजन पर जो कर लगता है वो आर्टिकल 276 में दिया गया है। आर्टिकल 268 में क्या लिखा है? संघ द्वारा लगाए जाएंगे कि राज्य द्वारा नियोजित किए जाएंगे और अपने पास रखे जाएंगे। तो वही ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्टिकल 371 जे, आर्टिकल 371 जे के बारे में पूछा गया। आर्टिकल 371 जे या इसको ऐसे कहें यम, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 371 जे में क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन था इसमें कि इसमें नागालैंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, इसमें हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित प्रावधान है, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित प्रावधान है या लद्दाख से संबंधित प्रावधान है। जैसा कि इसमें दिया गया 371 जे, तो इसमें हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 371 जी। अब हम देखें नागालैंड, इसमें हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक। और 371 का इसमें नागालैंड से संबंधित प्रावधान दिए गए। नागालैंड जिसमें अभी आपसा लगा हुआ है, और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में था जिसमें 370 जो लागू होता था वो हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 धारा 370 हटा दी गई है, ये खत्म कर दी गई। 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इसका हटा दिया गया। और इसको जो हटाने कोर्ट का फैसला आया था वो आया था 5 अगस्त 2019 को, और ये हटाई कर गई थी 31 अक्टूबर 2019 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें भागों से संबंधित पूछा गया है
कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का राज्य संबंधित प्रावधान भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 है। तो इसमें हम देखते हैं कि मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य दे रखे हैं वो किस भाग में है? मूल कर्तव्य जो मूल कर्तव्य दे रखे हैं वो भाग 4 का में दे रखे हैं। किसमें? 4 का में दे रखे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, राज्य के बारे में प्रावधान दिए गए वो है भाग 6 में। भाग 5 में दे रखे वो संघ से संबंधित प्रावधान है। कैसे संबंधित है? भाग 5 में संघ से संबंधित। और एक दे रखा है इसमें कि भारत का महान्यायवादी इसमें दिया भाग 13। कैसे प्रावधान इसमें है? जैसे देखते हैं, 2 सही हो गए। अब एक और देखते हैं कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें क्या दे रखा है? ये क्या भाग 14 में है? भाग 14 है। तो अब बिल्कुल ये बात सही है, ये भाग 14 में दी हुई है। लेकिन ये भाग 13 दे रखा है महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। आर्टिकल 76 में दे रखा है भारत के महान्यायवादी। अब जो आर्टिकल 76 में दे रखा है, लेकिन ये आर्टिकल जो भाग 13 है ये इसमें नहीं आता, इसमें आता है भाग 5। तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो महान्यायवादी आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन सीधे और सीधे आर्टिकल्स बेस्ड होते हैं। पूरा संविधान आर्टिकल बेस्ड है। हमें आर्टिकल बहुत जरूरी और अच्छे से याद होना चाहिए। कुछ आर्टिकल जो है हमें रट लेने हैं और उनके भाग में क्या, किस भाग में क्या प्रावधान दे रखा है, ये भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की जो संसद की जो समितियां होती हैं उनके बारे में। भारतीय संविधान में संसद में कई समितियां दे रखी हैं, जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एक है सार्वजनिक कार्यों से संबंधित। कौन सी है? ये है सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30। सार्वजनिक उपक्रम की समिति कितने होते हैं? 22। अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें जो 30 होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। और इसमें जो 22 होते हैं इनका भी यही है कि 15 और 7। ये सभी समितियां पूरे साल भर कार्य करती हैं, पूरे
साल भर कार्य करती हैं और इनका जो टेन्योर होता है 1 साल रहता है। कितना रहता है? 1 साल। लोक लेखा समिति के कार्य क्या है? प्राक्कलन समिति के कार्य क्या है? सार्वजनिक उपक्रम के कार्य क्या है? इनको हम देखेंगे विस्तार से बाद में। अभी हम क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक आया था कि जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दे रखे हैं, किन किन अनुच्छेदों में दे रखे हैं? नागरिकता, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान दे रखे हैं वो भाग 2 में दे रखे हैं। भाग 2 में दे रखे हैं। कौन से में? भाग 2 में। भाग 2 नागरिकता, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और ये है आर्टिकल 5 से 11। एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 3 और 10, 4 और 11, 4 से 11, 5 से 11 या 6 से 11? तो आंसर होगा इसका 5 से 11। नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए वो आर्टिकल 5 से 11 दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये था जो राज्य से संबंधित है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे 10, 12, 13 और 14। तो इसमें जो न्यूनतम मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो होगी 12। कितनी होगी? 12। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान दिया गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। और साथ ही किसी भी राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 12 से कम नहीं होगी। कितने से कम नहीं होगी? 12 से। मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन आया था, वो भी सीधा आर्टिकल जिसको आते हैं वो सीधा कर लेगा। इसमें दे रखा है कि आर्टिकल 39A मतलब कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 39A क्या ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है? सामान्य यानी समान, सभी के लिए समान न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बात सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 40 में क्या देखा है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। आर्टिकल 44 यूसीसी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल जो 44 है हमारा यूसीसी की बात करता है। और आर्टिकल 48 न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये बात गलत है। ये आर्टिकल 50 में बोला गया है कि जो कार्यपालिका होगी वो न्यायपालिका से बिल्कुल अलग होगी। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? आर्टिकल 50 में। जो आर्टिकल 48 दे रखा है, 48 में दे रखा है कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है, कृषि व पशुपालन से संबंधित संगठन के प्रावधान दिए गए 48 में। और आर्टिकल 50 में क्या दे रखा है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 39A में क्या दे रखा है कि सभी लोगों को समान न्याय और विधिक सहायता मिलेगी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें जो आंसर था हमारा जो गलत था, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्वेश्चन आया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी कौन चुना जा सकता है इसके बारे में दिया गया था। क्वेश्चन था बहुत इजी था, थोड़ा ट्रिकी था कि राष्ट्रपति
किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अहल होगा, नियुक्ति के लिए अहल होगा, महान्यायवादी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अहल हो और महान्यायवादी हैं। उनका कार्यकाल संविधान में सुनिश्चित नहीं किया गया है और हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था भी नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और इन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है और ये खुद भी अपना त्याग पत्र इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। ये इस्तीफा इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि ये सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से चुने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करती है। जो महान्यायवादी को वेतन भत्ते मिलते हैं उनको संसद निर्धारित नहीं करती, राष्ट्रपति ही इनका जो वेतन भत्ते ही पारिश्रमिक है उनको निर्धारित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत। तो इसमें ऑप्शन जो बनता है वो केवल एक, यानी इसका केवल एक आंसर सही है। कौन सा है? एक। यानी इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और इनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और यही इनका पारिश्रमिक तय करते हैं, यानी वेतन भत्ते, और इन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है और ये खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये महान्यायवादी हैं। इनके लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 दे रखा है। एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो जो आधारभूत ढांचा है वो केशवानंद भारतीवाद 1973 में बताया गया था। कब? केशवानंद भारतीवाद था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि जो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है वो क्या है? तो ये केशवानंद भारतीवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था। किसमें? केशवानंद भारती, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। हो सकता है इस साल 2021 में क्वेश्चन भी आ जाए। केशवानंद भारती है। अब आर्टिकल से संबंधित एक और क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ट्रिकी है, सामान्य। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक, वो किन मामलों पर बुलाई जा सकती है? यानी कौन से विधेयक पर? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक। तो इसमें जब भी संयुक्त बैठक की बात होती है तो केवल और केवल सामान्य विधेयक पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कौन सा? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है, केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है वो है सिर्फ सामान्य विधेयक पर। इस पर सामान्य विधेयक, और जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान। एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार तो नहीं, मतलब किसी न किसी एग्जाम में हर साल आता है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यानी हमारे जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 को। कब?
22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था। तो आज इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो आपने देखा होगा कि 2019 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे पंचायती राज से संबंधित पिछले सत्र में 2019 में कई क्वेश्चन आए। इस साल भी पंचायती राज से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, एक जो त्रिस्तरीय व्यवस्था वाला, एक पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है किस भाग में किया गया है, यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायत सिस्टम है, वो उससे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीपीसीएस के लिए आप अनुच्छेद ढंग से याद करें, क्योंकि उनके बिना पॉलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट 2018 या 2017 का क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।